हमारा आज का जो सिद्धांत है वो है मरे या मुरे का स्थिर स्थल सिद्धांत। इनका मानना था कि स्थिर स्थल मतलब ऐसा नहीं कि स्थिर हो जाए, स्थिर ऐसा कोई जगह नहीं है। देखिए हमारी पृथ्वी भी स्थिर नहीं है तो हम कैसे कह देंगे, लेकिन इन्होंने कुछ उदाहरण दिए थे कि जैसे हमारे धरातल पे विभिन्न आकृतियां देखने को मिलती हैं, ऐसी ही सारी आकृतियां समुद्र के अंदर भी होती हैं। मान लीजिए ये हमारा स्थल है, ये स्थल है, ठीक है, और ये अपना हो गया सागर तल, ठीक है, ये पानी भरा हुआ है। उन्होंने कहा था मूंगे के विकास के लिए जो आदर्श स्थल के बाद ये हिस्सा जाएगा, ढाल आ रहा है, इसे कहते हैं मग्न ढाल। मग्न का मतलब डूबा हुआ, ढाल मतलब नीचे की तरफ। उसके बाद ये आकृति थोड़ी कैसी है, समतल कर, तो इसे कहते हैं चबूतरा, ठीक है। ये हो गया चबूतरा बना हुआ, ये हो गया ढाल, पहला, दूसरा। तीसरी, कई बार इसमें थोड़ी ऊंची निक्षेपण के कारण आकृतियां बन जाती हैं, गुयाट, गुयाट। और कई बार समुद्र में क्या होते हैं, विशाल विशाल ज्वालामुखी होते हैं, ठीक है, ज्वालामुखी क्षेत्र या मुख, ठीक है। ये चार चीज की हम बात कर रहे हैं, 3-4। अब देखिए, आपको जैसे मकान के लिए नींव की आवश्यकता होती है, वैसे ही मूंगों को अपने विकास के लिए एक स्थिर जगह की ज़रूरत होती है जहाँ पे वो विकास कर सके। क्योंकि जब मान लीजिए मैं चबूतरे से नीचे जाऊँगी तो गहराई बढ़ जाएगी, गहराई बढ़ने पे सूर्य की किरणें वहाँ तक नहीं पहुँच पाएंगी, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं हो पाएगी, जो ये प्रक्रिया करते हैं वो काम में बाधा है, बीच में कई अवरोध भी हो सकते, वनस्पति का अवरोध हो सकता है, शैवाल आ सकता है। तो इनको क्या एक नींव मिल जाती है, एक धरातल। जैसे हमें मकान बनाने की नींव की ज़रूरत है, ऐसे ही इन्हें आधार तल की ज़रूरत होती है। तो ये कहाँ कहाँ विकसित करते हैं, मग्न ढाल पे, चबूतरों पे, सागरीय चबूतरे, गोयाट पे कई बार, और कई बार ज्वालामुखी क्षेत्र पे। अब इनको क्या भरी भराई नींव मिल गई मान लीजिए, तो इनको यहाँ से जो विकास करते हैं, मान लीजिए मैं इस क्षेत्र की बात करूँ, यहाँ से विकास करते हैं, यहाँ तक आते आते में कितनी प्रक्रिया है, कई तो बीच में ही मर जाते होंगे। अब उनको इतनी लंबी दूरी ना तय करके उनको ये पता है कि ये ज्वालामुखी फट चुका है, अब इसमें से कुछ नहीं, शांत हो गया, ठंडा है, तो मुँह क्या है, एक कठोर जगह मिल गई। अब वो यहाँ से विकास करना शुरू करेंगे तो ज़्यादा मात्रा में विकास कर जाएंगे, और उनको जो नींव की ज़रूरत थी वो ऑलरेडी उन्हें भरी मिल गई। इसकी वजह से वो क्या करेंगे, ऊपर की ओर धीरे धीरे विकास करेंगे। तो ये स्थल है, यहाँ पे अगर विकास करेंगे तो डिस्टेंस पे बढ़ते जाएंगे तो विकास की प्रक्रिया क्या होगी, तीव्र होगी। क्योंकि जो काम वो यहाँ से करते तो ये काम तो इतना टाइम तो उनका बच गया ना, अब वो विकास करके कहाँ आएंगे, ऊपर ही तो दिखाई देंगे, हमें जल के ऊपर दिखाएंगे, तभी तो हम अवरोधक प्रवाल भित्ति है, तटीय प्रवाल भित्ति है, या वलयाकार प्रवाल भित्ति है, तभी तो बताते कि भाई हमें ऊपर संरचना, तो वो जल्दी ही संरचना हमें कहाँ दिखाई देने लगेगी, जो सागर तली है उसके ऊपर हमें दिखाई देने। गोयाट में भी सेम कंडीशन होगी, उठा हुआ भाग होता है, यहाँ से विकास करेंगे तो ये छोटा क्षेत्र होता है तो कम मात्रा में मूंगे होंगे। चबूतरा सबसे बड़ा होता है, वैसे तो मैदान बहुत बड़े होते हैं, लेकिन समुद्री चबूतरे की बात करें तो बहुत सारी मात्रा में मूंगा क्या करेगा, नींव मिल गई, इसके ऊपर डेवलप करता जाएगा, डेवलप करेगा तो फिर जल्दी ही कहाँ पहुँच जाएगा, समुद्र की सतह पे, और प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कार्य करेगा। इसी वजह से जब देखिए मूंगा प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में अवरोध उत्पन्न होता है तो सफ़ेद रंग का बनेगा, लेकिन प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया और रासायनिक प्रक्रिया सही हो तो लाल रंग का, हरे रंग का, बैंगनी रंग का, मैंने आपको बताया था उस प्रकार। ऐसे ही मग्न ढाल पे, तो मग्न ढाल तो बहुत छोटा सा हिस्सा होता है तो वहाँ पे कम मात्रा में करेंगे। तो तट के पास से तटीय प्रवाल भित्ति देखिए तट के नज़दीक बन रही है तो धीरे धीरे डेवलप करेंगे यहाँ तक। तो सीधी सी बात उन्होंने कहा, स्थिर स्थल का सिद्धांत का मतलब है कि समुद्र के अंदर इन मूंगों को पहले से ही निर्मित कुछ आकृतियां मिलेंगी, चाहे मग्न ढाल हो, चाहे चबूतरा हो, चाहे गोयाट हो, चाहे ज्वालामुखी क्षेत्र हो, जिनके ऊपर ये विकास करते हैं। विकास करते करते तटीय प्रवाल भित्ति, अब तटीय में बीच बीच में देखिए अभी सब डेवलप हो रहे हैं, अवरोध आ रहे हैं, तो इन सबको धीरे धीरे आपस में मिलते भी तो जाएंगे, ये पूरा क्षेत्र होता जाएगा, अवरोध बढ़ते जाएंगे। तो ये जो डेवलपमेंट होगा कौन सा होगा, अवरोधक प्रवाल भित्ति बनेगी, ठीक है। और ये तो मैं आपको सामने की स्थिति, पीछे भी तो यही प्रक्रिया, इस स्थल के ऐसे घूम के आएंगे यहाँ से, तो यहाँ पे भी तो प्रक्रिया काम करेगी। तो वो जो प्रक्रिया धीरे 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 डेवलप होते होते, अब मैं इसको जोड़ती जाऊँ, मान लीजिए आपस में मिलते जाएंगे, विकास करते जाएंगे, और इसी दौरान इनमें क्या होगा, अपक्षय पर्दन
तरंगों के द्वारा टूट फूट हो रही होगी, जो ये कोरल पॉलिप है वो भी तो मर रहे होंगे, तो उनके अस्थि पंजर कहाँ गिरेंगे, यहीं आके तो गिरेंगे। यहाँ गिरेंगे तो वो धीरे धीरे क्या करेंगे, इसमें चूने की मात्रा को बढ़ाएंगे। चूने की मात्रा के साथ साथ इस क्षेत्र में क्या होगा, उनके निक्षेपण होगा। निक्षेपण से क्या होगा, इसकी भी नींव भरेगी और ये इसके ऊपर जो जीवित मूंगे हैं वो आके, मैंने हमेशा कहा था जब एक मूंगा मर जाता है उसी के ऊपर आके दूसरा मूंगा अपना कार्य करना शुरू कर देता है। तो ये धीरे धीरे कार्य करना शुरू करेंगे तो ये बीच के अवरोध क्या होने लगेंगे, भरने लगेंगे और भरते भरते किसका शेप ले लेंगे, अपने, मैंने आपको जो आकृति बताई थी एटॉल का, क्योंकि ये तो सामने का है, पीछे भी तो ये प्रक्रिया चल रही होगी, तो आकृति क्या बन जाएगी, एटॉल की। तो इनका सिद्धांत तो और भी ईजी है। वो तो कह रहे थे सब चीज़ धस रही है डार्विन, और इन्होंने कहा कि समुद्र के नीचे पहले से ही उन्हें नींव भरी मिलती है मग्न ढालों के रूप में चबूतरे, और ये उन्हीं क्षेत्रों में विकास करते हैं जहां ऐसी स्थलाकृति पाई जाती है। तो ये था मुरे का स्थिर स्थल सिद्धांत। इनका सिद्धांत जो आया था ये आया था 1880 में, 1880 में आया था। और स्थिर स्थल सिद्धांत मुरे के अलावा देखिए इनके जो समर्थक थे वो थे आगासीज, गार्डनेर। इसके समर्थन की बात करूं, समर्थक, इसके समर्थक थे आगासीज, गार्डनर। ठीक है, ये आपको कई बार पूछ सकते हैं कि स्थिर स्थल सिद्धांत, जैसे ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आ जाए, स्थिर स्थल सिद्धांत के समर्थक कौन कौन थे, तो इसलिए मैं आपको ये बता रही हूँ। गार्डनर थे, रीन, हार्टनर, ये इसके स्थिर स्थल सिद्धांत के समर्थक थे। ठीक है, इसमें दो चीज़ आपको ध्यान रखनी है। जब इन्होंने अपना ये सिद्धांत दिया तो इन्होंने प्रवाल भित्तियों का निर्माण महासागरों में जो स्थित निम्न चबूतरों के ऊपर होता है, पहली बात तो ये बताई थी। और दूसरी बात मैं बता देती हूँ, दो जो चीज़ें थी, ये तो मैंने आपको डायग्राम से समझाया, लेकिन इनके सिद्धांत में इन्होंने दो बातें कही थी। ठीक है, इनके सिद्धांत पे जो दो मुख्य बातें थी वो एक तो ये कि प्रवाल भित्तियों का निर्माण महासागरों में स्थित, ठीक है, क्योंकि मैं महासागर के बारे में बात कर रहे हैं तो वहीं पे ये डेवलप हो रहे हैं। कहाँ होंगे, निमग्न चबूतरों पर होता है। निमग्न मतलब नीचे डूबे हुए चबूतरे, समुद्र के अंदर जो चबूतरे हैं उन्हीं पे होगा, जिसका मैंने आपको उदाहरण अभी बताया था, मग्न ढाल है, चबूतरा है या ज्वालामुखी मुख है, उस पे होगा। दूसरी इन्होंने कहा था महासागरों का आधार तल क्या होता है, परिवर्तनशील होता है। आधार तल परिवर्तनशील होता है। ये आपको दो पॉइंट ध्यान रखने हैं। इस पूरे सिद्धांत को, इसी में पूरा आंसर आपको मिल जाएगा, और मैंने इसीलिए डिस्टेंस करके लिखा है कि आपको क्लियर समझ में आना है। इनका मानना था कि प्रवाल की जो गहराई है होती है वो 55 मीटर तक, मरे का मानना था कि प्रवाल 55 मीटर की गहराई पर विकसित होते हैं। ये किसके सिद्धांत के अकॉर्डिंग बता रही हूँ, मरे के, सभी के नहीं, मैं मरे के सिद्धांत के अकॉर्डिंग बता रही हूँ कि 55 मीटर तक होती है। और महासागरों की बात करें तो महासागरों के अंदर 60 मीटर से कम गहराई पर अनेक, जो महासागरों की बात करें 60 मीटर से कम गहराई पर क्या मिलते हैं, मग्न ढाल। मैंने आपको पहले ही बताया था, सागरीय चबूतरे, ज्वालामुखी, शंकु, ये आकृतियाँ मैंने कैसे उनके ऊपर ही मूंगा डेवलप करता है ये मैं आपको डायग्राम के द्वारा समझा ही चुकी हूँ। ये मिल जाते हैं, कई पठार भी मिलते हैं, शंकु हैं, पठार हैं,
ये आकृतियाँ जब उनको नींव बनी बनाई मिल जाएगी, आपको मकान बनाना है और आपको नींव का काम दे दिया जाए तो टाइम लगेगा ना। अब नींव आपको बनी बनाई मिल रही है तो आप विकास ऐसे ही इनके लिए ये इनका नींव का काम करते हैं और उसी के ऊपर ये निर्माण का काम करने लगते हैं। ठीक है, इन ऊंचे भागों का जब ये बने हुए हैं तो उनमें क्षरण भी होगा, मतलब टूट फूट, ये जितने भी क्षेत्र हैं इनमें भी टूट फूट होती है, क्षरण होता है। टूट फूट होके तो इनका मलबा भी तो कहीं इकट्ठे होगा। मैं बार बार कह रही थी टूट फूट होके सागर के पास ही इनका मलबा भी इकट्ठा होने लगता है। तो नीचे भागों में क्या होगा, वो टूट के निक्षेपण होगा और निक्षेपण होगा तो प्रवाल स्थल रूपों के निर्माण के लिए आधार का निर्माण हो जाता है जिससे, और इन्हीं के ऊपर क्या होता है, प्रवाल विकास शुरू कर देते हैं। जो भित्ति का विकास होता है वो होता है जल की ऊपरी सतह तथा बाहर की ओर। मैं बार बार कह रही थी सबसे पहले तट के पास जो आकृति मैंने आपको ये स्थल बताया था, तो पहले तट के पास होगा, फिर थोड़ी डिस्टेंस पे होगा, दोनों जुड़ती जाएंगी तो कैसी आकृति बनती जाएगी, वलयाकार। तो ये डायग्राम पहले ही बता दिया। इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे वो यही हैं कि इनके ऊपर होगा, इन पे जो क्या होगा, इनका क्षरण होता है। क्षरण होने पर निक्षेपण होगा, वहीं पर क्या होगा, प्रवाल विकास करेंगे। ये आपको ध्यान रखना है। क्षरणों के मलबा जहाँ इकट्ठा होगा तो वही नींव के लिए सामग्री मिल गई, वहीं से व्यवहार को। दूसरा इसका उदाहरण उन्होंने ये भी बताया था कि जो वलय निर्मित होता है, वलयाकार, वलय के जो भीतर छिछला लोन, भाई जब मैं आपको कह रही हूँ कि बार बार स्थलीय क्षेत्र है, पहले तटीय, फिर अवरोधक, फिर ये आकृति वलयाकार बन जाएगी ऐसे, तो इसमें क्या बढ़ जाएगा, पानी, समुद्र का पानी आ जाएगा, तो इसमें क्या बन जाएगा, लैगून का निर्माण हो जाएगा। और लैगून मैंने आपको बता ही दिया है, एक पर्यटन स्थल है, बहुत ही खूबसूरत झील होती है। लैगून एक तरीके की झील होती है और इस झील में क्या होता है, जो प्रवाल डेवलप हो रहे थे, अब मरेंगे तो मरने के बाद वो इसी झील के आसपास ही गिरेंगे, उनका भी निक्षेपण होगा। तो इस वाली लैगून झील में कैल्शियम की मात्रा बहुत अच्छी पाई जाती है, क्योंकि जो प्रवाल है वो कैल्शियम के, ये आपको मैंने कारण बता दिया था। तो धीरे धीरे ये सागरीय जल में घुल जाते हैं और मृत प्रवालों के घुलने से सागरीय जल में किसकी मात्रा, इस वाले क्षेत्र में कैल्शियम की मात्रा बढ़ जाती है। और इसके विपरीत भित्ति के बाहर की ओर बात करें तो अंदर तो मर के इधर गिरेंगे, तो यहाँ तो कैल्शियम की मात्रा बढ़ जाएगी, ठीक है। लेकिन बाहर की ओर कंटिन्यू क्या कर रहा है, प्रवाल विकास कर रहा है। अंदर टूट फूट हो रही है लेकिन बाहर की ओर ये विकास करेगा तो भित्ति का आकार क्या होता जाता है, धीरे धीरे बढ़ता जाता है। तो ये था हमारा सिद्धांत है, स्थिर स्थल सिद्धांत। इसके अलावा आपको इसमें इसके कुछ देखिए पक्ष में प्रमाण भी हैं। देखिए अगर हम इनके प्रमाणों की बात करें तो अवतलन के बिना ही इन्होंने बता दिया था। इसके उदाहरण हैं जैसे अपने अरब सागर है, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर में, तीनों में इसके उदाहरण देखने को मिलते हैं स्थिर स्थल सिद्धांत के। और जो हिंद महासागर और प्रशांत महासागर में धाराएं चलती हैं वो ज्वालामुखी द्वीप और शिखरों के जो जलमग्न चबूतरे हैं वो उसका उदाहरण भी स्पष्ट करते हैं कि हाँ वहाँ ऐसी प्रक्रिया देखने को। और प्रवाल सागरों में ये उदाहरण जहाँ जहाँ प्रवाल सागर हैं, जैसे आप ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट की बात कर लें या हमारे लक्षद्वीप की क्षेत्र की बात करें तो उस क्षेत्र में क्या मिलता है, कैल्शियम की मात्रा समुद्री जल में ज़्यादा देखने को मिलती है। इसके अलावा इसके विपक्ष में भी कुछ प्रमाण हैं। जैसे इन्होंने कहा था कि जो वलय बनता है, जो एटॉल है वलय बन रहा है, उसके अंदर लैगून झील बन रही है, तो उन्होंने कहा था कि लैगून की उत्पत्ति, जब ये कह रहे हैं कि अगर इसमें लैगून बन गया और ये कह रहे हैं मूंगा जो मर रहा है वो इसके अंदर उसके अस्थिपंजर गिर रहे हैं, तो इसमें अस्थिपंजर गिरने रहेंगे तो किसी चीज़ में कंटिन्यू, मान लीजिए गड्ढा है और इस गड्ढे में कंटिन्यू कोई चीज़ जाती जाए तो क्या ये गड्ढा भरेगा कि नहीं भरेगा, भर जाएगा ना, भर जाएगा तो इसमें पानी नहीं आ सकता। तो उन्होंने कहा जब बार बार आप कह रहे हो कि मूंगा मर रहा है और फिर ये इसमें भी तो मूंगे के वो जो कीटाणु वो तो मर ही रहे हैं, लेकिन साथ में जो मूंगे की लहरों से टकराने के कारण वो भी तो टूट टूट के में गिर रहा होगा, तो ये अभी तक भर जानी चाहिए, तो अभी तक भरी क्यों नहीं है, ये तो आज भी पानी है, इसमें बोटिंग हो रही है, तो कोई और कारण भी तो रहा होगा कि वो मूंगे के कारण भी इसका जो तली है वो पूरी तरह भर नहीं पाई है। तो ये एक आलोचना का कारण हो गया था। दूसरी बात इन्होंने कही थी कि प्रवाल वलय की उत्पत्ति सागर तल से 25 से 55 मीटर के नीचे जो है, मैंने आपको कहा था 55 मीटर की गहराई पे इन्होंने एक उदाहरण दिया था, वहीं पर होता है। लेकिन मैंने आपको कहा कि
कई प्रवाल द्वीप, मैंने इससे पहले आपको डार्विन के एक सिद्धांत के बारे में पढ़ाया था, उसमें मैंने कहा 340 के 1000 मीटर की गहराई तक भी प्रवालों के हमें प्रमाण मिले हैं। तो 55 मीटर तो बहुत छोटा हो गया, 1000 मीटर तक की जब गहराई तक, तो ये ज़रूरी नहीं है कि 55 मीटर तक पे ही ये पाए जाएंगे। जहाँ कई कंडीशन ऐसी हैं जहाँ इनको सारी सुविधाएं मिल जाती हैं तो वहाँ पर भी ये विकास कर जाते हैं। ठीक है। दूसरी चीज़ इन्होंने कहा था लैगून की उत्पत्ति चूना पत्थर के घुलने से होती है। तो ये तो जरूरी नहीं है चूना पत्थर घुले उसी की वजह से हो, अन्य कारण भी हो सकते हैं लैगून निर्माण के लिए। तो इसी कारण इनके सिद्धांत की कुछ क्या हो गई, आलोचनाएं हो गई थी। इसके अलावा इन्होंने एक चीज़ और कही थी, प्रवाल भित्ति का जो बाहरी ढाल केवल 30 फैदम गहरा बताया इन्होंने, किंतु वास्तव में क्या होता है, जो बाहरी ढाल है ये 30 फैदम बता रहे थे, लेकिन बाहरी ढाल, ये बाहरी ढाल है, बाहरी ढाल, ये तो अंदर की तरफ वाला ढाल है, ये बाहर की ओर वाला ढाल है। इसका बाहरी ढाल वास्तविकता में 75 डिग्री होता है और ये बता रहे थे 30 फैदम तक का। 75 डिग्री या उससे अधिक होता है तो उसकी गहराई जो होती है, अगर 75 डिग्री की, ये फैदम की बात करें, 75 डिग्री की अगर अपन गहराई बताएं तो 50 फैदम से अधिक बैठती है, से अधिक। तो जो खोजें की गई उसमें वो 30 फैदम ना मिलके कितने मिली, मतलब 30 का मतलब वो मैं 60-62 की बात कर रहे हैं डिग्री की, तो यहाँ तो 75 डिग्री से अधिक का ढाल देखने को मिला है। तो इन्हीं कारणों से इनके सिद्धांत की आलोचना हुई थी। ये है हमारा मरे का, और इसके समर्थक मैंने आगासिस बताई दिया, गार्डिनर बताई दिया, रीन बताई दिया। तो ये इसके सिद्धांत के समर्थक, स्थिर स्थल सिद्धांत के।